नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक पॉडकास्ट आया था। मैं अभी एक वीडियो अलग से और बनाऊंगा उस पे। उस पॉडकास्ट को देखकर लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे कि भाई, इस समय शेयर मार्केट डूबा हुआ है, बुरी तरह बर्बाद है, तो जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कंपनी करती है, उसके मालिक को क्यों इंटरव्यू दिया? सुधीर चौधरी जो दिन रात मोदी जी के सामने दुम मिलाते रहते हैं, मोदी जी की कसीदे पढ़ते रहते हैं, रजत शर्मा जैसे बड़े बड़े चापलूस पत्रकार सत्ता के, उनको क्यों इंटरव्यू नहीं दिया? एक शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कंपनी वाले के चलाने वाले मालिक को क्यों दिया? मैं तो खुद बड़ा परेशान। चाचा ट्रंप आए थे, मुझे लगा कि ट्रंप आ गए, मोदी जी के दोस्त से शेयर मार्केट दौड़ेगा। तो मेरे पास भी जितने थोड़े बहुत पैसे जमा पैसे थे, मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए और पैसे धड़ाम हो गए। घर वाले अलग सुनाते हैं कि नुकसान पे नुकसान उठा रहे हो, शेयर मार्केट में पैसे लगाने की जरूरत क्या है? मेरे को समझ में नहीं आई। और इधर रुपया, वो प्रधानमंत्री की साख से ज्यादा तेजी से गिर रहा है नीचे, सरकार की साख से ज्यादा नीचे गिर रहा है। और आपको याद होगा सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, अटल जी के समय में बढ़िया मंत्री थी, प्रमोद महाजन जी, इस तरह के तमाम नेता बहुत रुपये के गिरने पे, खुद हमारे मोदी जी। भाइयों बहनों, जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। और अब रुपया ने गिरने का वो रिकॉर्ड बनाया कि संभल ही नहीं रहा। आजादी के बाद से रुपए की इतनी बैंड बजी नहीं कभी, शेयर मार्केट की ऐसी बैंड बजी नहीं। अब ये जो बाजार की टेक्निक है, ये मुझे थोड़ा कम समझ में आती है। फिर मैंने सोचा कि ये पॉडकास्ट जो दिया गया, ये इस कंपनी को क्यों दिया गया? तो बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अफसरों ने क्या प्लानिंग रची थी इस पॉडकास्ट के जरिए। ये जानकारी मुझे बताई राजीव रंजन जी ने, खुद जो बिजनेस पत्रकार है, नागपुर में रहते हैं, संघ से भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं और बिजनेस की अच्छी पत्रकारिता करते हैं। उनके पास ले चलता हूँ, वो जबरदस्त खुलासे कर रहे हैं इन चीजों पे कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। भारत की वो तस्वीर आप देखेंगे जो आपने कभी सोची नहीं थी। दिल थाम के बैठिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। दो चीजें गिर रही हैं बहुत बुरी तरह से। आप मुस्कुराइए मत, आप सोच रहे होंगे मैं ये कहूंगा कि सरकार की साख गिर रही है, प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, चाचा ट्रंप ने नहीं बुलाया। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी की साख की सवाल बात नहीं कर रहा, ना मैं सरकार की साख की बात कर रहा। दो चीजें बहुत बुरी तरह से गिर रही हैं। एक वो है रुपए की कीमत। डॉलर अंकल ऐसे दौड़ लगा रहे हैं, कुछ पूछो मत। मुझे आज तक वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज का, अरुण जेटली जी का, खुद प्रधानमंत्री का वो भाषण याद आ रहा है कि जब जब रुपया गिरता है भाइयों और बहनों, तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री का रुतबा गिरता है, पता नहीं वगैरह वगैरह। अब तो रुपया ऐसा गिर रहा है, कुछ पूछो मत। दूसरा है शेयर मार्केट। हमारी मत मारी गई थी, जितना जमा पूंजी थी हमने भी लगा दी शेयर मार्केट में, और जब से हमने ज्यादा पैसे लगाए उसी समय से शेयर मार्केट नीचे आ गया। हमको लगा कि मोदी जी बम बम करके आए हैं और मार्केट बढ़ेगा, और मार्केट धड़ाम हो गया। हमारी तो समझ में वैसी बिजनेस की चीजें नहीं आती हैं। अब पहली बात जो रुपए की कर रहा हूँ कि डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के ऐतिहासिक गिरावट पे आ गया। आजादी के बाद से रुपए का इतनी बैंड कभी नहीं बजी। हालांकि देश के साथ धोखा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे तो फायदा है। सुधीर चौधरी को फायदा हुआ या मुझे फायदा हुआ है? सुधीर चौधरी ने कहा कि जब जब रुपया गिरेगा तब तक भारत के लोग मजबूत होंगे। तो भारत के लोग तो मजबूत होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम मजबूत इसलिए हैं कि हमें यूट्यूब से पैसा जो आता है वो डॉलर में आता है। तो अगर रुपया गिरेगा तो हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे आते हैं, लेकिन हम तब भी दुआ करेंगे कि ना कम पैसे आए, लेकिन रुपया हमारा मजबूत रहे। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, हम कोई सरकार थोड़ी ना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी कर दें। लेकिन सुधीर चौधरी को लगता था कि डॉलर चढ़ेगा और रुपया गिरेगा तो पूरे भारत का भला हो जाएगा। हमारे वो गणित समझ में नहीं आता। हमारे स्वार्थ हैं, तब भी हम चाह रहे हैं कि रुपया मजबूत हो, डॉलर नीचे आए, कम पैसे आए, कोई बात नहीं। लेकिन आप बिजनेस के पत्रकार हैं, आपकी तो रोज फॉर बड़ी बड़ी मैगजीन में आपकी रिपोर्ट बिजनेस की पढ़ी है मैंने, इंटरनेशनल मैगजीन। ये रुपया जो है धड़ाम से सरकार की साख से भी ज्यादा तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है? हमारी औकात, हमारी हैसियत क्या कम हो गई? हमको तो लगा था चचा ट्रंप आ गए, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो अब रुपया भी दौड़ेगा और शेयर मार्केट भी दौड़ेगा। चचा ट्रंप के चक्कर में हमने लगा दिए बहुत सारे पैसे। प्रधानमंत्री को ना बुलाए, उनका अंदरूनी मामला, दोस्तों का हम क्या बोले इसमें, लेकिन
रुपए की ऐसी बैंड क्यों बजी राजीव जी, जरा मेरे दर्शकों को सामान्य भाषा में समझाइए, जिसको समझ में आ जाए। लोगों को लगे कि हमें क्या मतलब डॉलर से, जैसे हमारे सामने केले का ठेला लगाता है, वो सुनेगा तो कहेगा हमें क्या मतलब डॉलर गिरे या रुपया गिरे। तो सामान्य भाषा में समझाइए कि जो आम आदमी है, जो गांव देहात का आदमी है, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा है, जो चाय का ठेला लगा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, डॉलर के मजबूत होने से और रुपया के गिरने से उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मैं चाहूंगा आज आप हमारे दर्शकों को विस्तार से सामान्य भाषा में समझाइए इस गणित को। बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी आपका। देखिए, खाने का तेल साधारण हम कुछ भी सब्जी बनाए, चाहे चिकन बनाए, चाहे मटन बनाए, खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं। खाने के तेल की आपूर्ति जो रहती है, पाम ऑयल जो है बेसिकली जो लगता है, वो इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, वैसे ही हम गाड़ी में घूमते हैं यहाँ वहां, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे कार हो, तो उसमें जो पेट्रोल लगता है या डीजल लगता है, वो भी इंडिया में होता नहीं है। 85% हम अपना क्रूड जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ऐसे खाने का तेल भी हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में जो शादियां होती है उसमें सोना गिफ्ट दिया जाता है। बिना सोना के आभूषण के तो कोई शादी पूरी होती नहीं है भारत में। तो इंडिया में 1 आउंस भी गोल्ड प्रोड्यूस नहीं होता, हम सब इंपोर्ट करते हैं। 700 से 750 टन सोना हर वर्ष इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो ये 3 मैंने एकदम बेसिक चीज आपको बताई जिसपे हर इंसान की जिंदगी जो है वो डिपेंडेंट है। खाने का तेल, कच्चा तेल यानी जो डीजल पेट्रोल जो डालते हैं वो वाला तेल, क्रूड, और तीसरा सोना। ये सारी चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडिया इज एन इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। हम आयात पे पूरी तरीके से निर्भर हैं कई चीजों में, सोने से लेके, क्रूड से लेके, खाने के तेल तक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, मोबाइल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया जो है इट्स एन इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। यहां पे जो है इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। ठीक है, तो जब भी मान लीजिए पहले 80 रुपए का $1 था, यानी $1 को 80 रुपए खरीदता था। अब 85 रुपए, 86 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 को खरीदने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अब हमको तेल के लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, खाने के तेल के लिए भी ज्यादा देने पड़ेंगे, हमको सोना खरीदने के लिए भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो रुपया गिर रहा है ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके का टैक्स है। दिस इज अ टैक्स ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री। इस देश के हर नागरिक के ऊपर में गिरता हुआ रुपया जो है वो एक टैक्स है। मैं ऐसी बात आज बता रहा हूं आपके दर्शकों को जो अच्छे अच्छे पत्रकार नहीं बताएंगे, या तो उनके समझ में नहीं आता, या उनको पता नहीं है, या फिर बताना नहीं चाहते। गिरता हुआ करेंसी जो है, गिरता हुआ रुपया जो है, वो इस देश के हर नागरिक के ऊपर में लगा हुआ एक तरीके का कर है। तो भले आपके ऊपर में इनकम टैक्स बढ़े या ना बढ़े, आपके ऊपर में जीएसटी बढ़े या ना बढ़े, यदि रुपया नीचे गिर रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर में इनडायरेक्टली एक टैक्स लग रहा है। तो जो आपने सवाल पूछा कि आम नागरिक की जिंदगी में क्या इसका इफेक्ट होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव यही है कि खाने के तेल से लेके तो हम हर तरीके, देखिए पेट्रोल डीजल तो लॉजिस्टिक में यूज होता है। जितना भी सामान है, कोयले से लेके तो कागज तक, हर चीज जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जाती है, वो यदि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसका इफेक्ट सारी चीज पे पड़ेगा और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। तो गिरता हुआ रुपया जो है ये महंगाई को भी बढ़ाने वाला है। महंगाई बढ़ेगी, इसलिए जो इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं, जिसके कारण शेयर मार्केट ऊपर जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना पड़ता है। क्यों ऊपर रखना पड़ता है? देखिए, ये जो बच्चे कॉलेज के हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समझना चाहते हैं, एकदम बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं जो आप लोगों ने मतलब ये चीज समझ लिया आपने, तो ये इकोनॉमिक्स का बेसिक है। अगर किसी भी देश की करेंसी नीचे जाती है तो इंटरेस्ट रेट कभी भी नीचे नहीं आ सकता, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। आपको याद होगा 1997 में जब एशियन क्राइसिस आया था, तब सारी कंट्रीज की करेंसीज गिरी थी और उसको ऊपर ले जाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था। 15% इंटरेस्ट रेट इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब कंट्रीज में हो गया था। कारण यह है क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब आपको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं आपके डिपॉजिट के ऊपर में, तो लोग खर्चा करने के बदले बैंकों में पैसे डालते हैं।
जब बैंकों में पैसे डालेंगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, विदेशों से भी पैसा आएगा क्योंकि आपकी गवर्नमेंट 14% 12% ब्याज दे रही है, तो जो आपकी गिरती हुई करेंसी है उसको एक ठहराव मिल जाता है, उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अब जिस तरीके से करेंसी गिर रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो अपेक्षा थी कि वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा, वो अब नहीं होने वाली। इसीलिए जो दूसरा सवाल है आपका कि शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, शेयर मार्केट गिरने का कारण यह है कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट फ्यूचर में जो भी कंपनीज के प्रॉफिट होंगे उन प्रॉफिट्स का आज की डेट में जो है एक डिस्काउंट रेट निकाल के एक वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, इसको कैश फ्लो डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो ये जो डिस्काउंट किया जाता है ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से किया जाता है, जिससे यील्ड क्या है उसके हिसाब से। तो वो यदि इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आज की वैल्यू में फ्यूचर प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो कम होगा। ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर मैं मतलब ये बहुत साधारण चीज है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपका करेंसी नीचे गिर रहा है। करेंसी नीचे गिर रहा है तो आपके देश में जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सब के ऊपर में इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है एक तरीके से, और उन सब के भाव ऊपर जा रहे हैं। तो इस देश में महंगाई कम होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। महंगाई ऊंचे लेवल पे रहेगी क्योंकि देश की करेंसी वीक है, इसीलिए शेयर मार्केट भी गिर रहा है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। शेयर मार्केट गिरेगा तो आपके मेरे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों पे असर आएगा। करेंसी नीचे गिरेगी तो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव जो है उसका वो देश की जो निचले तबके के लोग हैं उन पे पड़ेगा, जो खाने का तेल ज्यादा सेवन करते हैं, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना, उन लोगों के ऊपर में बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो देश की करेंसी गिर रही है वो बेसिकली एक देश की आर्थिक बदहाली को प्रस्तुत करती है। और ये आज की डेट में सुधीर चौधरी जैसे बेवकूफ एंकर बोलना चाहिए जो बोल रहे हैं कि करेंसी नीचे गिर रही तो देश को फायदा होगा। अरे कहां से फायदा होगा भाई, ये देश एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। आपको क्रूड इंपोर्ट करना ही करना है। बिना क्रूड को इंपोर्ट किए हुए आप चला सकते हो कि अपने घर की गाड़ियां और ये सारी चीजें, सोना शादियों में लग रहा है तो आपको इंपोर्ट करना ही करना है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट थिंग। इंपोर्ट करेंसी वीक होने का फायदा वही होता है जहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कोई आपके पास में ऑप्शन हो। क्रूड का कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। सोने का कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो हिंदुस्तान जैसे देश के लिए गिरती हुई करेंसी कभी भी एक अच्छा संदेश नहीं है, ये बहुत बुरा संदेश है। और नरेंद्र मोदी जी की जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसको कभी भी इस देश की मीडिया जनता के सामने नहीं लेके आई। गोदी मीडिया तो लाई नहीं, यूट्यूब वालों को ये जो बकरी गैंग जो यूट्यूब पे फैला हुआ इनके समझ के बाहर है, इसलिए ये लोग भी कभी बता नहीं पाए। पर कहने का अर्थ यह है कि ये जो रुपया गिर रहा है ये आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ी बदहाली का कारण बनने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस बजट में उनको बहुत ज्यादा कुछ टैक्स काट के जो है उनको एक तरीके का ये मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, तो वो इस गलत फहमी में ना रहें। पिछले साल 2,11,000 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड आरबीआई ने दिया था सरकार को। इस बार ठन गोपाल है। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरवर्ड स्वैप्स में, करेंसी के स्वैप्स में $40 बिलियन खर्च कर दिया है। आज इंडिया का जो फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो नीचे आ रहा है बिकॉज शक्तिकांता दास ने 40 बिलियन डॉलर जो है रुपये को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है स्वाहा कर दिए। ये सब बातें कहीं छपती नहीं है, कोई बताता नहीं है। जरा थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए कि ये इतने बिलियन डॉलर कैसे स्वाहा किए, क्या किया उसका रुपया का? देखिए, रुपया जब वीक हो रहा था तो शक्तिकांता दास जी ने क्या किया कि भाई फ्यूचर में मतलब 1 साल आगे का जो है वो डॉलर खरीदा। ठीक है, और डॉलर हाँ 1 साल आगे के डॉलर जो है ना, स्वैप बोलते हैं इसको, आगे के आपने डॉलर्स खरीदे। ठीक है, फ्यूचर का ट्रेडिंग किया, अभी का बेच दिया और आगे का खरीदा। तो ये या फिर आगे का बेचा और अभी का खरीदा, ये इस तरीके के जो है ना स्वैप्स चलते हैं। तो इसमें $40 बिलियन उन्होंने लास्ट 1 साल में खर्चे किए कि रुपया जो है उसको एक स्टेबल वो किया जाए।
और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इलेक्शन आने वाला था। इलेक्शन के पहले ये चाहते नहीं थे कि डॉलर नीचे गिरे, ठीक है, डॉलर नीचे ना गिरे करके इन्होंने 40 बिलियन डॉलर जो है वो लगा दिए, पर रुपये को स्टेबिलिटी नहीं मिली, हमारा फॉरेन रिजर्व नीचे जा रहा है और रुपये को कोई स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये तो पैसे बर्बादी हो गए ना एक तरीके से। एक साल पहले आपने खरीदा ये सोच के कि ये नीचे आ जाएगा, बट मतलब डॉलर नीचे आ जाएगा, पर उल्टा हो गया, रुपया नीचे चला जा रहा है ना, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपये वीक हो रहा है। तो इन्होंने जो गैम्बल खेला था वो गैम्बल उल्टा पड़ गया। अब कहां इस देश का मीडिया कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बता ही नहीं रहा इस चीज के बारे में कि भाई ये जो फॉरवर्ड मार्केट में जो आरबीआई में स्वैपिंग किया और ये जो मजे किए इसको कौन देश के सामने लेके आएगा? एक कोई चैनल, एक कोई पत्रकार बता दीजिए जो इस बारे में बात कर रहा हूं मेरे को छोड़ के, कि 40 बिलियन डॉलर जो है वो इन्होंने स्वाहा कर दिए फॉरेक्स मार्केट में रुपये को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और स्टेबिलिटी मिलती हुई हमको नजर नहीं आ रही। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? इन सब बातों की जरूरत भी नहीं है ना, कि अगर गिर रहा है डॉलर, गिरता रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता रहे। हमारी तो संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर था, वो ज्यादा जरूरी है। कहाँ का मस्जिद के नीचे मंदिर होते 100-200 साल पहले, वो जरूरी है। अब करने दो ना जो कर रहा है, बस मंदिर मस्जिद के झगड़े पड़े रहे, हमारे नौजवान दूसरों की छत पर जाके झंडा उतारते रहे, ये जरूरी है? हजारों करोड़ रुपए स्वाह हो रहे, होने तो देश को क्या फर्क पड़ रहा। ये बताइए राजीव जी, इसके पीछे कारण क्या है? जो रुपए की बैंड बज गई है, भारतीय रुपए की, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। इतना बुरी तरह रुपए कभी गिरा नहीं। ये हमारे काबिल प्रधानमंत्री और हमारी महाकाबिल वित्त मंत्री जो प्याज नहीं खाती हैं, इस बात का बड़ा शान से कह रही थी, मैं तो प्याज ही नहीं खाती, मुझे पता नहीं। ये ज्ञान, ये सोच वाले वित्त मंत्री, इनके कहां चला गया आर्थिक साम्राज्य की आजादी के बाद का सबसे बुरा हाल रुपए का अब हो गया? कारण क्या है राजीव जी इसका? संजय जी, इस देश में मॉल खाली हैं, सिनेमा हॉल खाली हैं, क्रेडिट कार्ड लोन जो है 70,000 करोड़ से 2,10,000 करोड़ का हो गया है। आपके जो पर्सनल लोन है जहां पे किसी भी तरीके का कोलेट्रल नहीं दिया जाता है, उस तरीके के लोन बढ़ते चले जा रहे हैं। गोल्ड लोन बढ़ता चला जा रहा है, गोल्ड लोन पे डिफॉल्ट बढ़ता चला जा रहा है, पर्सनल लोन पे डिफॉल्ट बढ़ता चला जा रहा है, एग्रीकल्चर लोन पे डिफॉल्ट बढ़ता चला जा रहा है, एजुकेशनल लोन पे डिफॉल्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो इस देश की जो आर्थिक बदहाली जो है, ये लोगों को स्टॉक मार्केट की चकाचौंध में कई सालों तक नजर नहीं आया, और बार बार हमने आपके माध्यम से 4 PM के माध्यम से यही चीज आगाह करने की जनता को कोशिश की कि भैया ये देश जो है ये आर्थिक रूप से जो है एक तरीके की खाई में जा रहा है, परंतु लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जब तक मिडिल क्लास में जॉब क्रिएशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा, जब तक नए हाथों को काम नहीं मिलेगा, तब तक उनके पास में परचेजिंग पावर नहीं आएगी। संजय जी, आप इस चीज को समझिए, इंडिया इज ए कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। जब मोदी जी आए थे तो इंडिया के जीडीपी में कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन 65% था, जो आज घट के 60-61% हो गया है। तो जब कंजम्पशन गिर रहा है, जब रुपये की वैल्यू गिर रही है, जब हम देख रहे हैं कि लोन जो है उनका डिफॉल्ट बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड के लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या हमको इससे यह अंदेशा नहीं मिल रहा था कि इस देश के अंदर में जो है कहीं तो भी आर्थिक रूप से जो है बहुत ज्यादा मतलब लोग जो है पिस रहे हैं, कहीं चीख निकल रही है उनकी, इसीलिए लाडली बहना और लाडला भाव जैसी योजनाएं लानी पड़ रही हैं सरकार को। क्या जरूरत है कि अलग अलग राज्य की सरकारें अलग अलग नामों से ये लाडली बहना और लाडला भाव जैसी योजनाओं को लेके आ रही है? ये लेके इसलिए आ रही है क्योंकि रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ही ज्यादा है, और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो जो पिछड़े इलाके थे, जैसे हमारा महाराष्ट्र का विदर्भा हो गया, या मराठवाड़ा हो गया, या आपके उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश एरिया हो गया जो पिछड़ा है, वो सारी जगहों पे भाजपा ने पूरी तरीके से जो है मात खाई। मात खाने का कारण ये था कि पूरी मतलब जो रूरल इकोनॉमी है इसमें मैसिव डिस्ट्रेस है, और इस मैसिव डिस्ट्रेस को स्टॉक मार्केट की चकाचौंध से जो है ये छिपाया जा रहा है। संजय जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरा एक चैनल है करंट नाम से, उस पर मैंने 4 हफ्ते पहले ये चीज बता दिया था कि शेयर मार्केट से 2025 में आप लोग दूर रहे। आप लोग करंट जाके देख सकते हैं, 1 महीना पुराना वीडियो है। मैंने 1 महीने पहले कहा था कि आप
स्टॉक मार्केट से दूर रहे, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को ना लगाएं आप यदि पैसे को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम रिटर्न ऑन कैपिटल का नहीं है, रिटर्न ऑफ कैपिटल का है कि आपकी जो पूंजी है वो बची रहे, उसका समय है। लोगों ने सुना नहीं, और आज देखिए बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं सब वही बात बोल रहे हैं जो 1 महीने पहले मैंने मेरे चैनल करंट पे कही थी। कहने का अर्थ है कि आप मीडिया जो है वो वास्तविकता नहीं दिखा रहा है। सिर्फ 4 PM जो है बार बार आप और मैं हम लोग के मतलब जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये समझिए कि जब देश के मॉल खाली हो रहे हैं, सिनेमा घर खाली आपको नजर आ रहे हैं, और आपको नजर आ रहा है कि आपकी देश की करेंसी वीक हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस देश की इकोनॉमी में बहुत मैसिव डिस्ट्रेस है, और स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग लोक लुभावन नीतियां लेके आ रही हैं। इसका रीजन ये है कि लोग जो है पूरी तरीके से पिस गए हैं। और मैं आगाह कर देना चाहता हूं उन सारी जनता को जो आज सोच रहे हैं कि इस आने वाले बजट में कोई बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार ठन ठन गोपाल है। सरकार के पास में सरकार के खजाने जो हैं वो खाली हो रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए आरबीआई का जो 2,11,000 करोड़ का जो लास्ट टाइम डिविडेंड मिला था वो इस बार मिलने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। जो लास्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स यानी शेयर मार्केट ऊपर जाने के कारण जिन लोगों ने बेचा था, जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो 1,35,000 करोड़ का लगा था। अब तो मार्केट नीचे गिर रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स भी आधा हो जाएगा लगभग, आप ये समझ लीजिए। इसी तरीके से जीएसटी जो बढ़ रहा है वो आप देखिए 7 से 8% एनुअली बढ़ रहा है, तो इससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इन्होंने घटा के 22% कर दिया था 30% जो 2019 में, उसके कारण आप देखिए कॉर्पोरेट टैक्सेस आज भी इनकम टैक्स से कम है। और हमें जरा भी इस मतलब बढ़ते हुए कच्चे तेल और गिरते हुए रुपये के कारण जो है एकदम हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट घट रहे हैं। संजय जी, मैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब आपके ऊपर डाल रहा हूं, आर्थिक न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या आपको पता है कि इस देश के जो कॉर्पोरेट्स हैं इनके ऊपर में 15 लाख करोड़ का फॉरेन करेंसी लोन है, फॉरेन डिनोमिनेटेड लोन है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? यानी वो लोन जो डॉलर में लिया गया है, जो पाउंड में लिया गया है, यानी जिसकी किस्तों की जो आप चुकाओगे वो डॉलर या पाउंड में चुकाओगे। तो यदि रुपया अगर डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, अगर मान लीजिए 5% भी गिरता है, तो 15 लाख करोड़ का 5% होता है 75,000 करोड़ रुपए। 4% के आसपास रुपया ऑलरेडी गिर चुका है। 75,000 करोड़ रुपए आप कहां से लाओगे? ये इंडियन कॉर्पोरेट्स के ऊपर में 15 लाख करोड़ का फॉरेन करेंसी फॉरेन डिनोमिनेटेड लोन है, जिसमें 80% लोन जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है। ये कोई आपको मीडिया नहीं बता रहा है, कहीं आपने सुना है इस बात को? 15 लाख करोड़ का फॉरेन करेंसी लोन है। अगर रुपया नीचे गिर रहा है तो आप ये समझ लीजिए 5% गिरा तो 15 लाख करोड़ का 5% ये अतिरिक्त अधिभार आएगा, अतिरिक्त बर्डन, एडिशनल बर्डन आएगा इंडियन कॉर्पोरेट्स के ऊपर में। वो 75,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू कहां से कमाएंगे जब देश की जनता जो है आर्थिक बदहाली से गुजर रही है? तो हम बहुत ही बुरी स्थिति में हैं संजय जी। ये बुरी स्थिति से निकलने के लिए जो है अब इनको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। जी, कर तो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो शेयर मार्केट ठीक रहे इसीलिए तो वो इंटरव्यू देते हैं, तो शेयर ट्रेडिंग कंपनी जरोधा के मालिक को देते हैं पॉडकास्ट, सुधीर चौधरी को नहीं बुलाते, वो अपने कितना फालतू आदमी उसको नहीं बुलाया, लेकिन जो शेयर मार्केट में काम कर रहा है जरोधा वाला उसको बुला के पॉडकास्ट कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव से पहले कह रहे हैं दिल्ली मामला बन जाए थोड़ा सा, और बता दिया उन्होंने कि भैया मैं देवता वेवता नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मेरे से गलती हो जाती है। या जरोधा के मालिक का, जरोधा दर्शकों को समझा दीजिएगा आपकी जरोधा कैसी कंपनी क्या काम करती है, उसके मालिक को इंटरव्यू देने का क्या मतलब है? जीरोधा देखिए एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ब्रोकर है, दलाल है, जो जैसे मोतीलाल ओसवाल है, आनंद राठी है, जिनके जरिए आप स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है और आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। संजय जी, जो मैं एक और आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल रहा हूँ, आईसीआईसीआई बड़ा है या जरोधा बड़ा है? जरोधा बड़ा है, सबसे बड़ा जीरोधा है इंडिया में, सबसे बड़ा जीरोधा है, जीरोधा सबसे बड़ा है। और ये निखिल कामत का पॉडकास्ट बहुत फेमस है। मैं आपको एक दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब दे रहा हूँ, आपके दर्शकों को बता रहा हूँ। मत शेयर मार्केट में पैसे लगे मेरे। नहीं, मार्केट से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पीएमओ से रिलेटेड बता रहा हूँ। मेरे एकदम खुफिया स्रोतों के मुताबिक मैं उनके
मार्तफ से आपको बता रहा हूं कि पिछले कई महीनों से बाबू जो बैठे हुए हैं पीएमओ में, ये बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का रेलेवेंस जो है वो गायब हो रहा है, ऑब्सोलीट हो रहा है। क्योंकि जो देश के नौजवान हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी की जो क्या कहा जाए, चमत्कारिक छवि जो बनी थी उनकी, जो एक छवि ऐसी, हाँ, भगवान विष्णु का अवतार, बाबा विष्णु, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। तो इस देश का जो नौजवान है, खासतौर पे पढ़ा लिखा नौजवान, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो बेरोजगार हैं, वो जो है वो बड़ी किंकरतब वय विमूढ़ वाली स्थिति में है कि हम टीवी खोलते हैं तो देखते हैं इस आदमी का गुणगान ही गुणगान हो रहा है, यशोगान ही यशोगान हो रहा है, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, या इन सारे गोदी मीडिया के बॉस, सुपर बॉस रजत शर्मा हो, ये सारे लोग के जब भी चैनल देखते हैं तो यशोगान ही नजर आता है मोदी जी का। तो मोदी जी यदि वाकई में इतने ग्रेट है तो इन दो हाथों को ये काम क्यों नहीं दे पा रहे, ये दो हाथ बेकार क्यों है? तो जनता के बीच से जो है, खासतौर पे नौजवानों के बीच से, ये इनका जो एक बहुत ही व्यक्तित्व जो था, चमत्कारिक व्यक्तित्व, इसकी आभा मंडल जो है, आभा जो थी वो कम हो रही थी। तो he was losing his relevance. The PM post was losing its relevance among youth. तो अब ये सोचा गया कि भाई इनकी इमेज को वापस से कैसे बढ़ाया जाए। तो इनकी इमेज को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बड़ा रिसर्च किया और इन्होंने फाइंड आउट किया कि अरे वाह, ये जो है मतलब निखिल कामत का पॉडकास्ट बड़ा फेमस है, खासतौर पे वो लोग जो स्टॉक मार्केट में मतलब बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। तो इन्होंने पकड़ा उनको और बोला कि भाई अब इनको इनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कराया जाए, पॉडकास्ट, और उससे जो है फिर जनता के बीच में जो है इनकी छवि जो है फिर से जो है सुदृढ़ होगी। ये बेसिक थिंकिंग थी। ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है, ठीक है, जिसपे मोदी जी आसीन है, और जो अपने मंदिर बनवा लेने की जो जिन्होंने सोच रखा था कि मैं अपने जीवन काल में ऐसा अपने आप को बना लूंगा कि लोग मेरी पूजा करने लग जाएंगे और मेरे मंदिर स्थापित हो जाएंगे, उन्होंने जब देखा कि भाई लोगों का तो मेरे ऊपर से मतलब पूरी तरीके से ट्रस्ट जो है गायब हो रहा है, वो मोह जो है वो तो भंग हो रहा है। तो इस भंग होते हुए मोह को जो है, जो मेरा रेलेवेंस जो गायब हो रहा है, लूज हो रहा है, उसको मैं कैसे से स्थापित करूं। तो उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सेगमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा मेरी घोर बदनामी हो रही है। तो देखा कि इस देश के युवा है जो बेरोजगार हैं, जो रोज बाहर निकलते हैं और चार जो है गालियां मारते हैं कि हमको आज नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है। बोला इन लोगों को जो है पहले मैं अपने मोहपाश में फिर से बांध दूं। तो ये जो आपने इंटरव्यू बोला, ये बेसिकली उस मतलब जो स्ट्रगल कर रहे थे ये लोग अपने प्रधानमंत्री जी अपने इमेज को बढ़ाने के लिए, उस स्ट्रगल का ही एक पार्ट है। और आप आगे आने वाले दिनों में देखोगे कि और भी बहुत सारे लोग नजर आएंगे। इसलिए जो फैंसी नाम रख के सुंदर सुंदर मतलब स्टूडियो बना के बातें करने, लच्छेदार गोल गोल बातें करने वाले लोग हैं, इनके बीच में आप देखिएगा कि ये जो है आपको बहुत सारे मंत्री नजर आएंगे जाते हुए प्रधानमंत्री जी के बाद में, क्योंकि ये सब के सब लोग अब समझ गए हैं कि इस देश का जो युवा है उसका मोहभंग हो रहा है इस सरकार से, और ये किसी भी तरीके से फिर से इनको अपने मोहपाश में बांधना चाहते हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी बढ़िया और धमाकेदार, खतरनाक, खौफनाक बातें करने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। तो इतने राजीव रंजन जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, डराया भी होगा। भारत की ऐसी साख, ऐसी हालात, ऐसी बातचीत, ऐसा चित्र निश्चित रूप से डराता है हमको। लेकिन संभल के रहिए, शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहिए, खतरनाक हालात हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बचा के रखिए। भरोसा नहीं है कब कौन सा रुपया और ज्यादा गिर जाए और हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा जाए। ईश्वर सबकी रक्षा करे। शुक्रिया, थैंक यू।